नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, सबकी नजर इस बात पे है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे। नीट का विवाद, सीबीएसई का विवाद, सीयूईटी का विवाद, ऐसे ढेर सारे विवाद उनका पीछा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भाजपा की तर्ज पे बनी जो पार्टी है, काजपा, कॉकरोच जनता पार्टी, वो लगातार उनका इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। कुछ बहुत सख्त राजनीतिक जवाब हो सकते हैं, कुछ प्रशासनिक जवाब हो सकते हैं। सवाल से कई सवाल भी पैदा हो सकते हैं। जैसे मेरा सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें, उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस सवाल का जो सबसे सख्त राजनीतिक जवाब हो सकता है वो ये कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में जवाबदेही लेने का चलन नहीं है, इस्तीफा देने का चलन नहीं है। मैं थोड़ा हार्श होने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप अतीत के पन्ने पलटते हैं, जब आप इतिहास को इस वर्तमान के कोलाहल से थोड़ा दूर हटकर देखते हैं, तो अचानक आपको कई घटनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं, याद आने लगती हैं। वो इतनी पुरानी भी नहीं पड़ी हैं। 2002 में कायदे से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए था। 3 महीने तक वहां दंगे होते रहे और 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन नहीं हुआ इस्तीफा। और बाद में भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था का आधार बना के इस्तीफे की मांग करती रही। जिसे इस्तीफा देना चाहिए था, जिसको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, मैं उसकी अंदरूनी कथा में नहीं जाऊंगा कि कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे और आडवाणी ने अभयदान दे दिया, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देने का चलन होता तो 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया होता। अगर ये चलन होता तो 2016 में नोटबंदी की भयावह विफलता के बाद, जिसके चलते इस देश के मजदूर बिल्कुल सड़क पर आ गए, वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया होता। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक जो कुछ हुआ, अगर वो उसमें कोई जिम्मेदारी सरकार लेती तो किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन जिम्मेदारी लेने का चलन यहां नहीं है, तो इसलिए हम मान लें कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं देंगे। इसके साथ दूसरा सवाल भी है। आज आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, कल आप दूसरों से मांगेंगे। कल आप हो सकता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से इस्तीफा मांग लें कि भाई, जो महंगाई है जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह उन्होंने किसानों की आय दुगनी कर देने का वादा किया था, वादा तो प्रधानमंत्री ने किया था, असल में सारी भूमिकाएं प्रधानमंत्री इन दिनों निभा रहे हैं, तो उससे इस्तीफा मांग लें। हो सकता है रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग लें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेके अभी तक सरकार के तमाम बयानों के बावजूद बहुत सारे सवाल सुलझे हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे इस्तीफे होने लगेंगे। अगर एक इस्तीफा हुआ तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि कोई इस्तीफा ना हो। चौथी बात कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें, उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब इस सवाल को थोड़ा सा और गहराई से देखने की कोशिश करें। इस्तीफा हुआ, 2 लोगों के तबादले हुए, इस्तीफा न कहिए, सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव हटा दिए गए। इनका मामला क्या था? क्या ये पेपर लीक में शामिल थे? अगर ये शामिल नहीं थे तो इनके, या अगर ये शामिल थे तो इन पे आप आपराधिक कार्रवाई कीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए, जेल में भेजिए। और अगर ये शामिल नहीं थे तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी? और जो इनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्या इस देश के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि अगर मामला सिर्फ प्रशासनिक नीति का नहीं है, उस नीति के में जो घपला है उसका है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी मंत्री जी को। वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री तो लगता है जैसे
मुखौटा मात्र है। परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षा पे चर्चा कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। छात्रों से संवाद करते प्रधानमंत्री के न जाने कितने वीडियो आ गए। कभी मैंने धर्मेंद्र प्रधान का वीडियो होगा तो होगा, लेकिन मेरी स्मृति में नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान तो बस दिखावटी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, जैसे कई मंत्रालयों में दिखावटी अलग अलग मंत्री बने हुए हैं। हमें मालूम है, मैंने कहा कि नोटबंदी की विफलता के चलते इस्तीफा देना चाहिए था वित्त मंत्री को, लेकिन हम सब जानते हैं कि फैसला वित्त मंत्री का नहीं था, वो प्रधानमंत्री का था। तो जिम्मेदारी की बात आएगी तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं होगी। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदल जाएगा। असल में कोई नया मंत्री आ जाएगा, सिस्टम यही चलता रहेगा, लेकिन क्या सिस्टम को इतने अगंभीर ढंग से चलाने का कोई जिम्मेदार है? आप ध्यान से देखिए तो मंत्री और मंत्रालय दोनों के साथ लगातार जो है जैसे खिलवाड़ चलता रहा है। यानी हैरानी की बात है कि 2014 से अब तक 12 साल में 5 शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। आप किसी को शिक्षा मंत्री का पद आपके लिए क्या है? मंत्रालय देने के किसी मंत्री को कसौटी क्या है? अगर उसकी योग्यता है तो उसके पद पे बने रहने दीजिए। हम आपको मैं सूची बताता हूं, वो सूची जो है वो हैरान करने वाली है। पहले पल्लम राजू वित्त मंत्री शिक्षा मंत्री बने 2014 में, फिर स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री रही, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री बने प्रकाश जावड़ेकर बने। प्रकाश जावड़ेकर भी शिक्षा मंत्री थे, अब तो वो किसी मंत्रालय में नहीं है। एक समय वो भारत सरकार के बड़े कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। शायद यही उनका कसूर था कि उनकी एक अलग पहचान बन रही थी। खैर, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक बने शिक्षा मंत्री। उनका अतीत सब जानते हैं, वो किस तरह के मामलों में कब कब पकड़े गए। और अब धर्मेंद्र प्रधान 2024 से शिक्षा मंत्री हैं। तो ये स्थिति है। अगर आप शिक्षा को एक महत्वपूर्ण विभाग मानते हैं तो लगातार मंत्रियों को बदल क्यों रहे हैं? और जब उसको वाकई बदलने की जरूरत है उनको, तब आप बदल क्यों नहीं रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को देखिए तो वो भी पिछले 12 वर्षों में 4 मंत्रालय संभाल चुके अलग अलग। यानी 2014 से 21 तक वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे। उसी बीच 2019 से 21 तक थोड़े समय के लिए इस्पात मंत्री भी बना दिए गए। 2017 से 2024 के बीच कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बन गए, और उसके बाद अब शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। यानी आप मंत्रियों को भी बदलते रहते हैं, मंत्रालयों को भी बदलते रहते हैं, लेकिन उस बदलाव के पीछे किसी मंत्रालय को समझने की इच्छा कम, अपनी राजनीतिक जरूरतों का ख्याल शायद ज्यादा होता है। इसलिए, और शिक्षा जैसे मंत्रालय को तो आप गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। तो ये सच है कि अगर ये बदल जाएंगे तो भी स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन क्या इसी यथास्थिति को मानते हुए हम सब कुछ छोड़ दें? असल में अगला सवाल यहीं से पैदा होता है। आपको लगेगा मैं देर से पूछ रहा हूं। शनिवार को जो कॉकरोच जनता पार्टी, असल में काजपा बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है भाजपा की तर्ज पे। मुझे याद आ रहा है चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस में एक वर्णन है कि वहां की जो सांसद हैं पार्लियामेंट में बहस करने वाले, डूडल फूडल कूडल उनके नाम हैं। चार्ल्स डिकेंस ने असल में बताया है कि ये सब एक जैसे हैं। क्या भाजपा और काजपा भी एक जैसी पार्टियां हैं? कॉकरोच जनता पार्टी भी क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी ही हो जाएगी? ये मैं नहीं जानता हूं। जो आकलन आ रहे हैं वो कई तरह के आ रहे हैं। भाजपा वाले बोलते हैं कि ये कांग्रेस को कमजोर करेगी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये आरएसएस का खेल है,
बाहर जो लोग बैठे हैं वो आम आदमी पार्टी को याद करते हैं कि जो हाल आम आदमी पार्टी का हुआ। हालांकि ऐसा कोई बुरा हाल हुआ आम आदमी पार्टी का, ये नहीं मानता हूं मैं। आखिर दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में उनकी सरकार चल रही है। ठीक है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन भारतीय राजनीति में इन दोनों वादे पूरे करता कौन है? तो काजपा और भाजपा के बीच की टक्कर असल में एक राजनीतिक मोड़ है, जहां से आने वाले कल की कहानी नए सिरे से बनेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए कि काजपा का कितनी भव्यता से दिल्ली पुलिस ने स्वागत किया। पहले माना जा रहा था कि उनको जंतर मंतर पे प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा था कि संसद मार्ग थाने में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंच गए। कहा कि नाना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जंतर मंतर जाइए, आपको हम प्रदर्शन की इजाजत देते हैं। सुनते हैं वहां पानी का, सुरक्षा का सारा इंतजाम भी था। अब वहां कितने लोग पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे, संख्या को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। लोगों को याद आ रहा है कि जो भूल अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के साथ यूपीए सरकार ने की थी, वो बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने अभी नहीं की। ये मैं इन राजनीतिक समीकरणों में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि शायद इनकी कोई बड़ी गहरी समझ या इसमें दिलचस्पी मेरी नहीं है। लेकिन जो बड़ा सवाल है, क्या कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी इतना दबाव बना पाएगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले? इस इस्तीफे से एक ही बात तय होगी कि सरकार पहली बार अपनी जिम्मेदारी किसी मामले में स्वीकार करेगी। दिलचस्प यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने बयान में इसको स्वीकार कर चुके हैं कि जिम्मेदारी उनकी बनती है। भाई, जिम्मेदारी बनती है तो उसकी सजा भी कबूल करो, उसका नतीजा भी भुगतो। वो तो आप भुगतने को तैयार नहीं है, आपने वो नतीजा अध्यक्ष और सचिव से भुगतवा दिया। खैर, तो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जरूरी है, काजपा के लिए जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले ले। जो गुस्सा अभी छात्रों में है, जो अनिश्चय अभी उनमें है, उसको महसूस करना आसान काम नहीं है। उनके लिए एक एक साल कीमती होता है। सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन का जो तमाशा बन रहा है कि तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, पोर्टल नहीं खुल रहा है, पोर्टल में गड़बड़ियां हो रही हैं, पोर्टल को हैक करने की बात कही जा रही है, पता चल रहा है जो टेंडर दिया गया ओएसएम के लिए वो गलत दिया गया। ये सारे सवाल आ रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी उनसे पूछताछ कर रही है। तो एक जिम्मेदारी तो बनती है, और कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी छात्रों के इस असंतोष को जनता सरकार के सामने रखने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई ये असंतोष जायज है, जेन्युइन है, और अगर आप इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपको और बड़ा असंतोष भुगतना पड़ सकता है। तो मित्रों, अब ये इम्तहान काजपा का है। अभिजीत जी दिपके कह रहे हैं कि 15 जून को वो फिर आंदोलन करेंगे, और फिर अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो उसको और बड़ा बनाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार क्या करने जा रही है। क्या वो इस आंदोलन को कुछ और पकने देने का इंतजार करेगी, देखेगी, इनकी ताकत तौलने की कोशिश करेगी, या अपने एक मंत्री की बलि चढ़ाकर अपने आप को बचाने का काम करेगी? इस सवाल से यह तय होगा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतिरोध में कितनी ताकत बची है। क्योंकि जो स्थितियां हैं, आप जवाबदेही ले रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन स्थितियों में तो आपको जाना ही चाहिए, और आप नहीं जाएंगे तो ये लोकतांत्रिक प्रतिरोध जो है वो बेमानी हो जाएगा। इस लोकतांत्रिक प्रतिरोध का तकाजा है कि धर्मेंद्र प्रधान जाएं, लेकिन ये काम काजपा को, कॉकरोच जनता पार्टी को, अगर उसने अपने कंधों पे लिया है तो अपनी पूरी ताकत से करना होगा कि सरकार इस प्रतिरोध का इतना दबाव महसूस करे
कि अपने एक मंत्री से इस्तीफा ले। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।